हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम एशिया का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम ईस्टर्न एशिया अर्थात पूर्वी एशिया का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एशिया सीरीज का ये लास्ट सेगमेंट होगा, तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया में टोटल आपको 5 देश मिलेंगे। पहला मिलेगा जापान। देखिए यहाँ पर हम आप एटलस साथ में अवश्य रखिए। अब अगर एटलस का आप अगर कोशिश कीजिएगा तो बहुत अच्छा अध्ययन आपसे नहीं हो पाएगा। आप देखिए यहाँ पर प्रतिरूप बनाए, ये जापान हो गया। यहाँ पर आपको कोरिया पेनिनसुला मिलेगा, उसमें 2 देश मिलेंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और ये चीन का भाग हो गया। और यहाँ पर देखिएगा मंगोलिया है। ये 5 देश, जापान, दूसरा कोरिया पेनिनसुला का दोनों देश, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। चौथा लिखिए मंगोलिया और 5वां चाइना। आज के सेगमेंट में हम यही 5 देश का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे प्रारंभ करते हैं जापान के साथ। तो जापान का भी हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रतिरूप बनाए हैं। आप एटलस साथ में रखिए और समझते चलिए। देखिए, ये भी आर्चिपिलागो है और इसमें टोटल 39 द्वीप आते हैं और इसको उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, कभी कभी परीक्षा में डाल देता है और आपको पता भी होगा, फिर भी आप यहाँ पर लिख लें इसको। ये आर्चिपिलागो लिख लें, ये है आर्चिपिलागो। आप नोट्स में दोस्तों अच्छा से लिखें, क्रमवार ढंग से लिखें। जहां पर जगह रहता है हम लिख देते हैं, लेकिन आप नोट्स में क्रमिक रूप से लिखें। 39 द्वीप आते हैं, उगते सूरज का देश, इसको भी लिख लें आप। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि इस 5 देश के बारे में जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उस महत्वपूर्ण तथ्य को स्पर्श करें। देखिए दोस्तों, इसमें आपको मुख्यतः 4 आपको द्वीप मिलेंगे। ऊपर मिलेगा आपको नॉर्थ में होक्काइडो, उसके बाद होन्शु, तब शिकोकु और उसके बाद क्यूशु। आप इसका क्रम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिख लें। कभी कभी आपको हो सकता है परीक्षा में डाल दे। यूपीएससी वगैरह आप गौर कीजिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन में वो क्रम सजाने के लिए बहुत ज्यादा देता है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो क्रम पर ज्यादा ध्यान दें। आप गौर भी कीजिएगा, जब भी हम मैप का कोई भी सेगमेंट आप उठा लें, हम इस क्रमिकता पर बहुत ज्यादा जोर दिए हैं। तो आप यहां पर लिख रहे हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम। पहला लिखिए ऊपर में होक्काइडो, यहां इंग्लिश में लिखे, यहां हिंदी में हम लिख देते हैं होक्काइडो। दूसरा लिखिए होन्शु और तीसरा लिखिए शिकोकु और चौथा लिखिए क्यूशु। देखिए, ये आप एटलस निकाल के देखें, आपको ये 4 अलग अलग मिल जाएंगे यहां पर। लेकिन आकार की दृष्टि से अगर पूछे आपको, आकार, यही इसमें क्वेश्चन आपको पलट दे और क्वेश्चन में डाल दे कि आकार की दृष्टि से बता रहे हैं, तो आकार की दृष्टि से ये पलट जाएगा। पहला तो हो जाएगा होक्काइडो, ये पहला हो जाएगा आपको होन्शु। आपको लिख ही देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं आकार की दृष्टि से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये याद रहेगा आपको, लेकिन आकार में आप गड़बड़ा सकते हैं। तो पहला लिखिए होन्शु, दूसरा होक्काइडो, तीसरा आपको क्यूशु हो जाएगा और चौथा हो जाएगा शिकोकु। ये क्रम बन जाएगा अगर आकार की दृष्टि से पूछता है, और उत्तर से दक्षिण का क्रम रहेगा तो ये बनेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। होन्शु ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा भी है। होन्शु में ही देखिए आपको इसका कैपिटल मिलेगा टोक्यो। ये सभी लिख ले, आपको क्वेश्चन में डाल सकता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन डाला हुआ है। जैसे आपको दक्षिण पूर्वी एशिया जब हम पढ़ा रहे थे, वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मनीला किस द्वीप में है, या उसके बाद इंडोनेशिया का जकार्ता जो है वो किस द्वीप में है। ये क्वेश्चन आपको डाल सकता है। कैपिटल, जापान का कैपिटल किस द्वीप पर है। याद रखिए यहीं पर कैपिटल है टोक्यो। इसी में आपको हिरोशिमा मिल जाएगा, होन्शु में ही हिरोशिमा मिलेगा। देखिए मैप में लिख दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। और एक क्योटो मिले, क्योटो भी लिख लीजिए, क्योटो भी इसी में है, काफी इंपॉर्टेंट है। और नागासाकी आपको क्यूशु में मिलेगा, नागासाकी क्यूशु में मिलेगा। ये भी आप नोट्स में यहां पर लिख लें।
ये दोनों के बारे में पता ही होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी। तो आप नागासाकी पूछ सकता है कि नागासाकी किस द्वीप में है, तो क्यूशो में है, और हिरोशिमा होन्शु में है। तो ये आप नाम लिख लिए। अब गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ होक्काइडो और होन्शु के बीच आपको एक स्ट्रेट मिलेगा, आप अच्छा से देखें, ये स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको कहते हैं सुगारू स्ट्रेट। देखिए हम यहां लिख देते हैं सुगारू स्ट्रेट। देखिए जापान वगैरह में जो उधर की जो लैंग्वेज है उसमें टी आपको बहुत मिलेगा और टी साइलेंट रहेगा, जैसे सुनामी में टी से नाम मिलेगा लेकिन टी साइलेंट रहता है। यहाँ पे सुगारू में देखिएगा टी से मिलेगा लेकिन ये साइलेंट रहता है टी। सुगारू SUGUARU सुगारू स्ट्रेट। हिंदी में लिखेंगे तो आधा तो दे दीजिए, देखो सुगारू स्ट्रेट। ये आप यहां पर लिख सकते हैं कि किसको किसको जोड़ रहा है। तो देखिए यहां पर जापान सागर मिलेगा, सी ऑफ जापान, और इसको मिलेगा पैसिफिक ओशियन। तो ये इसको जोड़ रहा है। तो आपको लिख लीजिए यहीं पर ज्वाइंट किसको कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है आपको जापान सागर या सी ऑफ जापान लिख लीजिए, को किससे जोड़ रहा है, पैसिफिक से। और अलग किसको कर रहा है ये भी लिख लीजिए, तो होक्काइडो को होन्शु से अलग कर रहा है, होक्काइडो को होन्शु से अलग कर रहा है। आप नोट्स में अच्छा से लिखें दोस्तों। अब यहां पर देखिए जापान क्या क्या है, इन दोनों के बीच एक टनल बनाया है और रेलवे से जोड़ दिया है। होन्शु से जाने के लिए, होक्काइडो जाने के लिए अंडर वाटर समुद्र के नीचे में रेल पटरी बिछाया है, टनल बनाया है। ये समुद्र के नीचे से सुगारू स्ट्रेट के बीचों बीच। तो इसको कहते हैं सीकन टनल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, आपको परीक्षा में डाल सकता है। आप यहां पर इसको ऐसे हम बना देते हैं, आप समझ जाएंगे। सीकन टनल यहां पर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सीकन टनल इसको बोलते हैं, सीकन टनल। ये आपको 20 किलोमीटर चौड़ा है। 1988 में बनाया गया था। और लिखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे लंबा, ये 54 किलोमीटर लंबा है, 54 किलोमीटर, ये इसे भी लिख लें, 54 किलोमीटर लंबा है। और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क टनल है। ये रेलवे नेटवर्क टनल है। ये जापान तकनीक में बहुत आगे है। समझिए कि इतना लंबा बना दिया, 54 किलोमीटर का ये बनाया है। 54 किलोमीटर और 20 किलोमीटर आपको लंबा हो गया और 20 मीटर चौड़ा हो जाता है। 20 किलोमीटर चौड़ा है ये सुगारू वाला, 54 किलोमीटर लंबा बनाया है। दोस्तों इसके आगे भी जापान के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। इसकी जनसंख्या वगैरह के बारे में बहुत तेजी से यहाँ पर घट रही है, तो इसको पहले मिटा देते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। आइए दोस्तों जापान के बारे में कुछ और तथ्य को जानते हैं। यहाँ पर देखिए सीकन टनल आप जान गए। तो जापान समझिए दोस्तों तकनीक में काफी आगे है। आप बचपन से बहुत सारी ऐसी कंपनी का नाम सुने होइएगा जो जापानीज है। आप देखिए बचपन से आप कितना आपको हम नाम बता सकते हैं। ऑटोमोबाइल में भी आप लीजिए तो इंडस्ट्रीज में, तो आप देखिएगा टोयोटा, निसान, होंडा, माजदा, बहुत सारे बचपन से सुने होगा, सब जापान की कंपनी है। टोयोटा है, निसान है, माजदा है, होंडा है। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सुने होंगे बहुत नाम बचपन से। सोनी, इतना अभी भी इसका देखिए टीवी वगैरह है, बहुत कुछ है। वॉशिंग मशीन है, सोनी हो गया, पैनासोनिक। एआई में भी अभी है, फैनुक है, कावासाकी जो ऑटोमोबाइल से वो नया एआई में आया है, कावासाकी रोबोटिक्स नाम कंपनी से, कावासाकी रोबोटिक्स। इसमें बहुत तकनीक में बहुत आगे है जापान। आपको समझिए इंटरनेट का जो स्पीड है और दुनिया में सबसे तेज, आपको या आप इसको लिख लें, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड यहीं का है। इंटरनेट स्पीड
402 टेराबाइट पर सेकेंड है, टेराबाइट पर सेकेंड है, यहां तक भी चला गया है। दोस्तों ये टेराबाइट मेगाबाइट जो होता है, ये इसको इससे आप समझिए, ये डेटा ट्रांसफर की दर की यूनिट है। डेटा ट्रांसफर दर की यूनिट को कहते हैं। इसी से इंटरनेट की स्पीड कितनी है इसी को मापा जाता है। सेकंड आपको सिंगापुर है इंटरनेट के स्पीड में। तीसरा चाइना है। इंडिया का स्थान बहुत पीछे है। इंडिया अभी वर्तमान में 80वां स्थान है इंटरनेट के स्पीड में। इसका यहाँ का एवरेज बहुत कम है, लगभग 22 मेगाबाइट पर सेकेंड है। जापान देखिए 402 टेराबाइट तक चला गया है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, लेकिन ये जनसंख्या की कमी से जूझ रहा है। वर्तमान में जापान का जनसंख्या आपको 12.7 करोड़ है। वर्ल्ड में 11वां स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन इस पर कई आपको शोध पत्र, रिसर्च वगैरह मिल जाएगा कि जापान की जनसंख्या बहुत तेजी से घट रहा है। एक अनुमान है कि 2050 आते आते ये लगभग 7 करोड़ पर आ जाएगा। ये आप लिख सकते हैं, बहुत तेजी से घट रहा है जनसंख्या यहाँ का। बढ़ते हुए बुजुर्ग और घटते कामगार से समझिए जूझ रहा है। बढ़ते बुजुर्ग, यहाँ की जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा है। बढ़ते बुजुर्ग और घटते कामगार, कामगार वर्ग जिसको बोलते हैं युवा वगैरह, ये इसकी जनसंख्या तेजी से घट रही है। एक क्वेश्चन और जाने यहाँ पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिरोशिमा पर हुआ था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त, और नागासाकी पर हुआ था 9 अगस्त 1945 में। परमाणु बम अमेरिका छोड़ दिया था 1945। कभी कभी इससे एक दो क्वेश्चन रहता है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन, जैसे कि इसका बम का क्या नाम था। तो हिरोशिमा पर जो हुआ था बम का नाम, उसका नाम था लिटिल बॉय। लिख लें आप, कभी कभी ये डाल देगा आपको। इसमें बम का नाम था फैट मैन, फैट मैन। एक और आपको डाल देता है इसमें कि जो परमाणु बम था किस पर आधारित था, यूरेनियम पर आधारित था। ये याद रखिएगा, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूरेनियम पर आधारित था, ये प्लूटोनियम पर आधारित था। इसको नोट कर लें, आपको इस एग्जाम में ये डाला है क्वेश्चन। 6 अगस्त को है लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैट मैन। ये यूरेनियम पर आया था, ये प्लूटोनियम पर थे। इसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दिशा ही बदल गई जापान का। अच्छा एक चीज और जाने आप, यहाँ पर देखिए मैप है ना, यहाँ रूस है। आपको रूस का एक आपको बहुत नजदीक का द्वीप मिलेगा, सखाइन द्वीप। ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ है यूपीएससी में बहुत पहले, इसलिए आप इसको नोट्स कर लें कि जापान जो है, जापान और रूस के किस द्वीप के साथ सबसे ज्यादा नजदीक पड़ोसी है, किस द्वीप के साथ। तो सखालिन द्वीप यहाँ पर है, तो मिलेगा एटलस। आप देखिए उस द्वीप का नाम पूछ दिया था, तो आप इसको लिख लें, ये यहाँ लिख लें सखालिन द्वीप। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए आप इसको अवश्य लिखें, SAKHALIN। सखालिन द्वीप के साथ जापान का रूस से नजदीक का, सबसे नजदीक का पड़ोसी है। जापान और रूस का सबसे नजदीक का पड़ोसी यही द्वीप है, सखालिन। याद रखिएगा सखालिन द्वीप। एक आपको क्वेश्चन ये भी मिलेगा आपको, एक क्यूराइल द्वीप है, द्वीप समूह है उसमें, क्यूराइल द्वीप समूह। क्यूराइल द्वीप समूह के बारे में आपको क्वेश्चन कई बार मिलेगा, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। किन किन दो देश के बीच विवाद का विषय है, तो जापान और रूस के बीच वर्तमान में किसका अधिकार है क्यूराइल पर, ये सब लिख लें। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से रूस का इस पर अधिकार है। ये द्वीप समूह है, इसमें छोटा छोटा लगभग 59 द्वीप है, 59 द्वीप है क्यूराइल द्वीप समूह में। जापान और रूस लिख लें, ये परीक्षा में पूछा हुआ है। ये सब आपको दोबारा डाल सकता है कभी घुमा के, ये याद रखिएगा। क्यूराइल द्वीप समूह इधर का याद रखिएगा, जापान और रूस के बीच का विवाद का विषय है। और सखालिन द्वीप याद रखिएगा कि रूस का सबसे नजदीक का जो
द्वीप समूह पड़ोसी है, वो सखालिन द्वीप है। हिरोशिमा नागासाकी। एक आपको और लिख लीजिए इसमें 6 अगस्त कि 2011 को इसका किस परमाणु बिजली घर में बम विस्फोट, ये परमाणु विस्फोट हुआ था, 2011 में हुआ था, फुकुशिमा दाइची में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फुकुशिमा दाइची में 2011 में परमाणु बिजली घर है, उसमें 6 रिएक्टर उड़ गया था इसका, दाइची, फुकुशिमा दाइची में हुआ था। इसको भी आप लिख लें 2011 में, जहाँ पर आप ये परमाणु लिखे हैं ना, वहीं पर लिख लें, तीसरा पॉइंट बना के। हिरोशिमा नागासाकी के बाद इसको लिख लें 2011 में हुआ था, फुकुशिमा दाइची में। तो दोस्तों ये जापान का हम अध्ययन कर लिए। इसके बाद अब हम कोरियन पेनिनसुला चलेंगे और 2 देश के बारे में अध्ययन करेंगे, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। आइए दोस्तों अब कोरियन पेनिनसुला के बारे में जानते हैं। इसमें आप कोरियन पेनिनसुला में आपको 2 देश मिलेंगे, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। यहाँ हम लिखते हैं कोरियन पेनिनसुला, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया का कैपिटल आपको प्योंगयांग मिलेगा, प्योंगयांग लिख लें। 2.5 करोड़ की आबादी है। इसके राष्ट्राध्यक्ष के बारे में हमेशा चर्चा होते रहता है, किम जोंग उन है। और इनके कुछ कारनामे ऐसे रहे कि तानाशाह और सनकी भी बोल दिया जाता है। आपको सुने भी होइएगा कि एक बार आप भाषण दे रहे थे तो वहां के रक्षा मंत्री को नींद आ गई तो उसको शूट आउट कर दिया था। इसी तरह इनका एक और मंत्री था, उसके पीछे 120 कुत्ता को छोड़ दिया था। तब से कुछ ऐसा कारनामा रहा कि उसको तब से सनकी या तानाशाह कहा जाने लगा है। दक्षिण कोरिया के साथ इसका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। 1953 में युद्ध भी हो चुका है, 1953 में, और उसके बाद ही युद्ध विराम के लिए 38वीं समानांतर रेखा खींची गई। 38वीं समानांतर रेखा इंपॉर्टेंट है, लिख लें आप, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। और इसको मिलिटराइज्ड जोन बनाया गया, DMZ इस चीज को बोलते हैं। ये सैन्य क्षेत्र नहीं रहेगा, 38वीं समानांतर रेखा लिख लें। दक्षिण कोरिया लेकिन इसके वर्ष काफी आगे है। इसको लैंड ऑफ मॉर्निंग, यहाँ लिख लें, इसको लैंड ऑफ मॉर्निंग काम बोलते हैं, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। सुबह का शांत जो भूमि है उसके नाम से इसको जाना जाता है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। इसका राजधानी सियोल है। तकनीकी में ये भी बहुत आगे है जापान की तरह। आपको बचपन से आप सुने भी होगा, बहुत सारी कंपनी बताते हैं, LG, सैमसंग यहाँ की बहुत पुरानी कंपनी है, 1938 की कंपनी है। LG आपको 1958 की कंपनी है। हुंडई है और पास्को है, स्टील कंपनी है। ये जापान की, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। और समझिए ये जो एशियन टाइगर के 4 क्षेत्र हैं उसमें ये आता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको लिख ले, एशियन टाइगर में कितने क्षेत्र आते हैं? 4 क्षेत्र। देखिए साउथ कोरिया यहाँ है, इसके बाद जाके ताइवान मिलेगा, तब हांगकांग मिलेगा और तब आपको सिंगापुर मिलेगा। ये एशियन टाइगर के देश कहलाते हैं। 4 एशियन टाइगर के क्षेत्र कहलाते हैं, 4 क्षेत्र। उसमें से साउथ कोरिया भी आता है, इतना आगे है ये। साउथ कोरिया, ताइवान, इसके बाद जाके ये हो गया हांगकांग, ये हो गया सिंगापुर। ये 4 क्षेत्र आते हैं इसमें। खेल में भी बहुत आगे है दक्षिण कोरिया। आपको एक गेम बता रहे हैं, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स है। इसके जन्मदाता इस खेल का या मार्शल आर्ट्स का कहिए दक्षिण कोरिया ही है। और समझिए इतना आगे है, अपने बलबूते 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था तो उसमें इसको प्रदर्शन मैच के लिए रखा। और 2000 में सिडनी में जो हुआ था प्रदर्शन के लिए रखा। और 2004 में इसको शामिल करवा लिया ओलंपिक गेम में,
एथेंस में हुआ था, इसको शामिल करवा लिया। क्रिकेट ओलंपिक में नहीं है, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुआ है। इसके अलावा देखिए 1988 में यहाँ ओलंपिक गेम हो चुका है। आप सब पॉइंट लिख लीजिए नोट्स में, अच्छा से क्रमिक रूप से लिख लीजिए। ओलंपिक खेल हो चुका है। 2002 में विश्व कप फुटबॉल यहाँ हो चुका है, बहुत आगे है। तो दोस्तों ये दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया हो गया, मंगोलिया पढ़ लेते हैं। आइए दोस्तों अब मंगोलिया के बारे में जानते हैं। इसका कैपिटल आपको उलान बटोर मिलेगा, उलान बटोर। और लिखिए ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। पहला कौन है? कजाकिस्तान, जस्ट बगल में मिलेगा, पहला कजाक है। एक क्वेश्चन आप गौर कीजिएगा, पहले भी बोल चुके हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको दिखेगा यहां पर कजाक मिलेगा। और क्या कजाक का बाउंड्री मंगोलिया से लगती है? तो गौर कीजिएगा नहीं लगती है, बीच में चाइना का थोड़ा सा भाग आ जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए आप इसको अलग से लिख ही लें, कजाक से सीमा नहीं लगती है। एक लाइन और लिखे इसके बारे में, विश्व का ये सबसे ठंडा इसका कैपिटल है उलान बटोर, विश्व का सबसे ठंडा कैपिटल। यहीं पर गोबी डेजर्ट मिलेगा, यहाँ वर्षा काफी कम होती है। गोबी डेजर्ट, वर्षा काफी कम होती है। यहीं पर चंगेज खां हुआ है, लिख लें चंगेज खां का जन्म आपको यहीं पर खेंती चंगेज खां खेंती प्रांत में है। 12वीं सदी में हुआ था, 1162 ईस्वी है। यहाँ पे ये राष्ट्रीय नायक माना जाता है। एक जमाने में ये समझिए विश्व विजेता बनना चाह रहा था चंगेज खां। इस बहुत बड़ा क्षेत्र को ये जीत लिया था और साम्राज्य बनाया था यहाँ के, इसलिए इसको राष्ट्रीय नायक माना जाता है चंगेज खां को। तो दोस्तों मंगोलिया के बारे में इतना ही जाने, और अब चीन के बारे में चलिए जानते हैं। चीन के बारे में आइए दोस्तों अब चाइना के बारे में थोड़ा जानते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसको आप 5 भाग बांट सकते हैं। देखिए वेस्ट में आपको मिलेगा सिंजियांग प्रांत, भारत से सटा हुआ तिब्बत मिलेगा, पूर्व में मंचूरिया मिलेगा, और उत्तर में आपको गोबी डेजर्ट मिलेगा जो मंगोलिया तक चला जाता है, और ये प्रांत आपको हान चाइना मिलेगा। तो आप इसको लिख लें पहले, तो आपको समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। सिंजियांग, यहीं पर देखिए दोस्तों उइगुर मुसलमान रहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इसको काफी दबाता है मुस्लिम्स। और इसके बाद देखिए तिब्बत है एक भाग, एक मंचूरिया है, और एक आपको गोबी डेजर्ट वाला भाग हो गया, और एक हान चाइना है। आप जो चाइना का इतना जो विकसित रूप देख रहे हैं, ये आपको टोटली हान चाइना में मिलेगा। इधर आबादी भी काफी कम है, इस क्षेत्र में आबादी काफी कम है, सिंजियांग में भी काफी कम है, तिब्बत भी कम है, गोबी डेजर्ट में भी कम है, इधर भी कम है हान चाइना। ये जबकि टोटली 30% भूभाग है, भूभाग का है, और यहीं पर मंदारिन चलता है, जिसको पूरा ये चाइना में ये चलाता है, मंदारिन भाषा यहीं का है मेन, हान चाइना का। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा इसका विकसित रूप मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों आपको 3-4 भाग मिलेगा जिसमें विदेशी अधिपत्य कभी न कभी रहा है। एक हांगकांग, मकाऊ और हेनान। आप यहीं पर थोड़ा थोड़ा इसको जान जाए। हेनान में देखिए दोस्तों इसका राजधानी आपको इस प्रांत का हेकेकू मिलेगा, हेकेकू, और ये यहाँ पर नौसैनिक अड्डा है, लिख लें। यहीं से साउथ चाइना सी पर पूरा नजर लगता है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इस पर फ्रांस का अधिकार था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना इसको ले गया। इसी तरह देखिए हांगकांग में आपको ब्रिटेन का अधिकार था, जो कि ब्रिटेन इसको कब दे दिया, 1997 में। इसी तरह मकाऊ पर पुर्तगाल का अधिकार था, इसको कब दे दिया, 1999 में। तो आपको यहाँ मिलाने के लिए दे सकता है कि हेनान पर किसका अधिकार था पहले, कौन किस विदेशी अधिपति का, तो फ्रांस का। हांगकांग में ब्रिटेन का, मकाऊ में पुर्तगाल का। उसको ये याद रखिएगा। यहाँ पर एक तो दोस्तों यहाँ पर आइए ताइवान के बारे में जानते हैं। यहाँ भी आपको एक मिलेगा ताइवान स्ट्रेट, यहीं पर लिख लें कि 220 किलोमीटर आपको ये चौड़ा मिलेगा ताइवान स्ट्रेट। ताइवान के बारे में लिख रहे हैं, 220 किलोमीटर आपको ये चौड़ा मिलेगा ताइवान स्ट्रेट, और इसका कैपिटल ताइपे है। बहुत जटिलता लिए हुए संबंध है, क्योंकि ये अपने आप को स्वतंत्र मानता है और चाइना कहता है कि नहीं, ये मेरा विशेष प्रशासनिक अधिकार में रखता है कि ये हमारा क्षेत्र है। सेमी कंडक्टर में काफी आगे है ये ताइवान से, लिख लें इसको। सेमी कंडक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है सेमी कंडक्टर का ताइवान। दोस्तों एक तथ्य और जाने, 3 रिवर्स ऑफ यूनान प्रोविंस, इसके बारे में जानिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 3 पैरेलल रिवर ऑफ यूनान प्रोविंस। इसी तरह आप शीर्षक देके नोट्स में लिखा है, बता रहे हैं इसको। ये जो आपको भाग देख रहे हैं, इससे 3 नदियां निकलती हैं, एक साल्मी, एक मिकोंग और एक आपको निकलती है यांगची नदी। तो आप तीनों का नाम लिख लें पहले, तो हम बता रहे हैं। पहला लिखें साल्मीन, दूसरा लिखें मिकांग, और तीसरा लिखें यांगसी नदी। यांगजी नदी, ये 3 नदी 300 किलोमीटर, देखिए अलग अलग निकलती है, एक ही जगह से, यूनान प्रोविंस से निकलती है। कहां से, यूनान प्रोविंस से थोड़ा थोड़ा दूरी पर निकलती है, तिब्बत का पठार है, निकलती है और गिरती है अलग अलग। जैसे ये साल्मिन आपको अंडमान सागर में गिरती है, मेकॉन्ग आपको साउथ चाइना सी में गिरती है, और ये ईस्टर्न पूर्वी चीन सागर में गिरती है। लेकिन 300 किलोमीटर तक एक समानांतर चलती है। तो इसको यूनेस्को ने 300 किलोमीटर तक जो समानांतर चलती है, इसको यूनेस्को ने 2008 में संरक्षित किया है, 2008 में। और 300 किलोमीटर तक ही इसको कहते हैं 3 पैरेलल रिवर ऑफ यूनान प्रोविंस, ये यूनेस्को ने किया है। और यहाँ पर बहुत सारे ये दुर्लभ क्षेत्र हो जाता है, प्राकृतिक रूप से भी काफी सौंदर्य आपको यहाँ पर मिलेगा, जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, बहुत दुर्लभ जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए यूनेस्को ने इसको संरक्षित कर दिया है, ये 300 किलोमीटर का बेल्ट, और नाम दिया है 3 पैरेलल रिवर्स ऑफ यूनान प्रोविंस। तो अब एक पॉइंट और जाने दोस्तों, 9 डैश लाइन के बारे में, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उस तक को जान जाते हैं, इसके बाद इस सेगमेंट को खत्म करेंगे। आइए दोस्तों अब 9 डैश लाइन के बारे में जानते हैं, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाइना, साउथ चाइना सी में 9 काल्पनिक रेखा खींचा है, 9 डैश छोटा छोटा रेखा खींचा है। काल्पनिक रेखा आप लिख सकते हैं, चाइना के द्वारा खींची गई है। इसका मानने सोच ये है चाइना का कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में साउथ चाइना सी में हमारे किसी राजा का अधिपत्य रहा है, अधिकार रहा है, इसलिए वर्तमान में भी ये क्षेत्र हमारे अधिकार में होना चाहिए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके तहत 200 नॉटिकल तक ही आपका विशेष आर्थिक जोन में आता है, लेकिन चाइना यहाँ पर कानून का उल्लंघन करके ये तर्क दे रहा है कि कभी ना कभी किसी न किसी रूप में रहा है तो इस पर मेरा अधिकार होगा। इस कारण आपको कुछ क्षेत्र यहाँ पर विवाद का विषय बन जाता है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें 4 हम विवाद का क्षेत्र का नाम हम बताएंगे अब यहाँ पर। तो
आप लिख लें, ये 4 विवादित क्षेत्र हैं। क्षेत्र बहुत है विवादित, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला आपको मिलेगा, ऐसे डायग्राम बना लें, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा नाटूना, लिखते चले आप, मैप इसी तरह बना लें और यहीं पर लिखें नाटूना। ये देखिए इंडोनेशिया का द्वीप है, नाटूना द्वीप है, ये इंडोनेशिया का है। और इस पर कहता है कि चाइना की ये हमारा अधिकार में है, इसके कारण चाइना के इसके साथ विवाद है। एक दूसरा मिलेगा स्प्राटले और स्कारबोरोज। आप एटलस निकाल के देखें, आपको सारे नाम मिल जाएंगे यहाँ पर, स्कारबोरोज और स्प्राटले। ये लिखिए, ये फिलीपींस का अधिकार है, इस पर फिलीपींस का अधिकार है। यहाँ तक कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी फिलीपींस के पक्ष में दिया है, इसके बावजूद चाइना इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो भी फिलीपींस के पक्ष में दिया कि ये क्षेत्र फिलीपींस का है, लिख लें आप ब्रैकेट में, फिलीपींस के पक्ष में दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना इसको देने को तैयार नहीं है। बहुत यहाँ पर पेट्रोलियम क्षेत्र है। और स्प्राटले और स्कारबोरीज, ये दोनों आपको हो गया फिलीपींस का अधिकार। और एक और बेल्ट पर आइए, ये आपको मिलेगा पारसेल, ये वियतनाम का अधिकार है, वर्तमान में वियतनाम की पोस्ट में। इस पर इसके लिए भी विवाद करता है चाइना कि ये हमारे क्षेत्र में है। तो आपको 9-9 में 4 आपको प्रमुख रूप से विवादित क्षेत्र मिलेंगे कि नाटूना और स्कारबोरोज और स्प्राटले और एक पारसेल। तो ये आप 4 नाम पर उसको याद रखें परीक्षा के दृष्टिकोण से। और आप ये भी याद रखें, मिलाने के लिए आपको दे सकता है कि वर्तमान में किसका अधिकार है यहाँ पर। तो नाटूना में इंडोनेशिया का, स्प्राटले और स्कारबोरोज पर फिलीपींस का, और पारसेल पर वियतनाम का अधिकार है। ये 9-9 का विवाद का कुछ क्षेत्र है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सेगमेंट हम यहाँ पर खत्म करते हैं, और इसी के साथ साथ ये एशिया सीरीज भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज और ये सेगमेंट, ये दोनों आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।